हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप E1 बायोलॉजी जीकअप एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार सभी लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि आवाज़ आप सभी लोगों तक सही से पहुंच रही है, स्क्रीन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए, और क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस अंतिम समय में, इस अंतिम क्षण में आपको पूरी की पूरी क्लास देखना है, पूरा वीडियो ऑनलाइन देखना है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रखते हुए, पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस क्लास के। तो जो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिनको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा वो लोग क्या करेंगे, एक बार अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हो, तो उनमें किसका अभाव रहता है। ऑप्शन ए है डीएनए का, ऑप्शन बी है आरएनए का, ऑप्शन सी है प्लाज्मा झिल्ली का, तथा ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, क्योंकि केंद्रकीय पदार्थ के रूप में डीएनए, आरएनए तथा ये सब प्लाज्मा झिल्ली कहीं ना कहीं बिखरे हुए पाए ही जाते हैं, जबकि एक विकसित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया का इनमें अभाव होता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था। चार ऑप्शन है, कोलिकर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने तथा आर अल्टमान ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन सा कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। ठीक है, और आप सभी लोग एक क्वेश्चन और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कोशिका की रसोई या कोशिका का किचन या किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, क्या राइबोसोम को, गोल्जी बॉडीज को, या किसे कहा जाता है आपको बताना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा गृह। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन एकत्रित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में या सूत्रकणिका में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं या सूत्रकणिका में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। कहाँ एकत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंतरकला स्थान में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरकला स्थान में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी के स्क्रीन पर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। खुद का डीएनए किसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में, डिक्टियोसोम्स में, लयनकाय में या लाइसोसोम्स में, या पैरोक्सीसोम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, यदि बात करें लयनकाय की तो इसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं लयनकाय या लाइसोसोम को। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं नारंगी रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, या इन सभी के। तो जो भैया क्रोमोप्लास्ट होता है वो नारंगी रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन सभी के, यानी क्रोमोप्लास्ट नारंगी रंग, क्रोमोप्लास्ट लाल रंग और क्रोमोप्लास्ट आपका पीला रंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन सभी का। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है।
या सूत्र कणिका का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा कार्य करती है? कोएंजाइम प्रदान करना, पीजीए का निर्माण करना। पीजीए का पूरा नाम आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर सी वाला देखिएगा, श्वसन में ऊर्जा मुक्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, इसका कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्वसन में ऊर्जा मुक्त करना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोशिका की, अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? यदि कोई कोशिका है और उसमें कई प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनका मुख्य स्थल क्या होगा? जीव द्रव्य कला, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य या केंद्रक? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अब आप सभी को ये बताना है कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य किससे बना होता है? प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म से, या दोनों से, या किसी से नहीं, या किससे बना होता है? आपको इसी वक्त कमेंट में बताना है। चलिए सभी लोग बता दीजिए कि कोशिका द्रव्य किससे बना होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर है। इकाई झिल्ली निम्न में से किसके द्वारा बनी होती है? इकाई झिल्ली निम्न में से किसके द्वारा बनी होती है? तो आप 4 ऑप्शन है, फास्फोप्रोटीन से, प्रोटीन व लिपिड्स की, या फास्फोलिपिड्स की, या सेल्यूलोज की। तो बात करें इकाई झिल्ली की, तो इकाई झिल्ली प्रोटीन व लिपिड्स की बनी होती है। इकाई झिल्ली प्रोटीन व लिपिड्स की बनी होती है, जबकि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका जिसमें नाभिकीय कला का अभाव होता है वो कौन सी कोशिका होती है? ऐसी कोशिका जिसमें नाभिकीय कला का अभाव होता है। नाभिकीय कला का क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? केंद्रकीय झिल्ली या केंद्रक झिल्ली या नाभिकीय कला कह लीजिए। तो किसमें अभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जीवाणु होता है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं इन सभी प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर क्या किया जाता है, पीडीएफ जैसे ही क्लास होती है उसके 4-5 घंटे के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक बार आप क्लास देखेंगे, दोबारा आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग ध्यान से। अगला प्रश्न सभी के सभी ध्यान से देखेंगे। मानव के सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली शर्करा है। मानव के सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, या सुक्रोज है? तो बताइएगा सभी लोग। तो देखिए भैया, यदि मानव के उपयोग में आने वाली सर्वाधिक शर्करा, सबसे अधिक शर्करा की बात करें तो सबसे अधिक जो शर्करा उपयोग में आती है वो है आपका सुक्रोज। सुक्रोज जो है मानव में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली शर्करा होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गन्ने में शर्करा, गन्ना जो शुगर केन होता है उसमें शर्करा किस रूप में होती है? गन्ने में शर्करा किस रूप में होती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12वें का जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो गन्ने में शर्करा ऑप्शन नंबर बी है, सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है। सो 12वें का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करते हैं तो 13 पूछ रहा है कि सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज से, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों से, या गैलेक्टोज लैक्टोज से, या गैलेक्टोज ग्लूकोज से, या ग्लूकोज माल्टोज से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो होगा सभी को बताना है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जो सुक्रोज बना होता है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से सुक्रोज का निर्माण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ही है। ग्लाइकेन्स किसे कहते हैं? ग्लाइकेन्स किसे कहते हैं? ये सभी क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स के हैं जो 10वें के बाद जितने बता रहा हूं। ग्लाइकेन्स किसे कहते हैं? प्रोटीन्स को, ऑलिगोसैकेराइड्स को,
पॉलीसैकेराइड्स को या डाइसैकेराइड्स को? तो ग्लाइकेन्स भैया किसे कहते हैं, सभी लोगों को बताना है। तो ग्लाइकेन्स पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं। ग्लाइकेन्स जो है पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा पदार्थ, कौन सा सब्सटेंस होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? यदि हम बात करें बायोमोलिक्यूल चैप्टर के थ्योरी की, तो ये आप सभी लोग केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी दोनों में क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए क्वेश्चन सही सही सभी को बताना है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो होमीपॉलीसैकेराइड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अगार नहीं है। बाकी काइटिन, मंड और सेल्यूलोज, ये क्या है? ये तीनों होमोपॉलीसैकेराइड है। और अगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये शैवालों से प्राप्त किया जाता है। उसमें प्रमुखता से जिलिडियम शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिलिडियम से प्राप्त किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वां क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा होती है जो आप सभी लोग ग्लास में रात में या चाय वगैरह पीते हैं, वो जो दूध होता है, ठीक है, गाय देती है, भैंस देती है, बकरी देती है, ठीक है। तो दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी शर्करा पाई जाती है? दुग्ध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दुग्ध शर्करा लैक्टोज होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर का है, लिपिड के रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है? लिपिड के रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है? तो देखिएगा, लिपिड के रासायनिक संगठन में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है तथा सल्फर पाया जाता है। तो भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CHOPS पाया जाता है। और सबका पूर्ण नाम हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, सामान्य वसा के अणुओं, जनरल फैट के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, इसके संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में, सिंथेसिस में कौन से केमिकल बॉन्ड बनते हैं? एमाइड बॉन्ड, फास्फोएस्टर बंध, या फिर एस्टर बंध, या ग्लाइकोसिडिक बंध? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध? एस्टर बॉन्ड बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं? एस्टर बॉन्ड बनते हैं। यहीं पर यदि क्वेश्चन घुमा करके पूछे कि एस्टर बंध बनता है, तो आपको आंसर देना है कि सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप ही लोगों की स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ही लोगों सभी लोगों के स्क्रीन पर आएगा। देखिए जिनको स्पष्ट ना दिखाई दे वो लोग क्या करेंगे, एक बार अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे। फिर भी ना दिखाई दे तो क्वेश्चंस तो आप लोग सुन ही रहे हैं। देखिए, मुख गुहा में स्थित वह संरचना कौन सी है जो श्वसन मार्ग को मुख गुहिका से पृथक करती है? मुख गुहा में स्थित वह संरचना कौन सी है जो श्वसन मार्ग को मुख गुहिका से पृथक करती है? जिह्वा, तालु, मुख ग्रसनी या नासाग्रसनी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। सभी लोगों ने पढ़ा है ध्यान से? हाँ, जल्दी से कमेंट करिएगा भाई। तो देखिए तालु होता है, तालु श्वसन मार्ग को मुख गुहिका से पृथक करने वाली मुख गुहा में स्थित संरचना होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिएगा, मानव जिह्वा के अग्र छोर से किस स्वाद का अनुभव होता है? जिह्वा का बात करें तो जिह्वा को कहते हैं जीभ कहते हैं। तो मानव जीभ के अग्र छोर का अर्थ होता है अगले हिस्से से किस स्वाद का अनुभव होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा तथा नमकीन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जिह्वा के अग्र छोर से मीठे स्वाद का पता चलता है, अनुभव होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति के रदनक दांत निकाल दिए जाएं तो उसका कौन सा कार्य प्रभावित होगा? यदि किसी व्यक्ति के मुख से रदनक दांत निकाल दिया जाए तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? रदनक का बात करें यदि इंग्लिश में तो रदनक को क्या कहते हैं? कैनाइंस कहते हैं। और कैनाइंस का कार्य आप सभी लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
चीरने या फाड़ने का कार्य प्रभावित हो जाएगा। वो व्यक्ति रोटी का टुकड़ा वगैरह जो आदि होता है, मांस के टुकड़े, वो चीर नहीं पाएगा, फाड़ नहीं पाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति के रदनक दांत या कैनाइंस दांत निकाल दिए जाएं, ठीक है, कैनाइंस दांत निकाल दिए जाएं, तो प्रभावित क्या होगा? चीरने फाड़ने का कार्य प्रभावित होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है। मानव में एक बार दंती दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आपको नहीं पता तो आप कहीं से भी ढूंढ करके बताइए, ठीक है। इसका हम जरा सा भी आंसर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको भी कुछ करना है। मानव में एक बार दंती दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सामने आपके है, 20, 12, 32 या 28। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों के इनेमल का श्रावण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? दांतों के इनेमल का श्रावण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोब्लास्टस, ओडोंटोब्लास्टस या फिर एमिलोब्लास्टस या फिर डेंटोब्लास्टस। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर सही होगा? ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दांतों के इनेमल का श्रावण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? एमिलोब्लास्टस कोशिकाएं कहलाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तालू के नीचे वह कौन सा भाग है? तालू के नीचे स्थित वह कौन सा भाग है जो भोजन के संवहन में सहायक होता है? नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी या ग्रासनली? देखिए, पाचन और अवशोषण चैप्टर आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, इस वजह से क्वेश्चन आपको करना आसानी हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? तालू के नीचे स्थित कौन सा भाग है? मुखग्रसनी वह भाग है जो भोजन के संवहन में सहायक होता है। संवहन का क्या अर्थ हुआ? ठीक है, संवहन का क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ संवहन का? ठीक है, आप ही को बताना है भैया, क्योंकि हिंदी भी जानना आवश्यक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे। भोजन को आमाशय से वापस ग्रास नली में आने से रोकने वाली संरचना कौन सी है? भैया, जब हम मुंह से भोजन करते हैं, मुख से भोजन करते हैं, तो आमाशय या पेट में जाता है। तो जिस तरीके से भोजन पेट में चला जाता है, उस तरीके से भोजन पेट से बाहर भी आ सकता है। तो ग्रास नली में आने से कौन सी संरचना है जो कि रोक देती है कि नहीं भैया जा, तोरा काम ऊपर नहीं है, तोरा काम कहाँ है? नीचे ही है, पेट में ही है, तुमको पचना है। तो भोजन को आमाशय से वापस ग्रास नली में आने से रोकने वाली संरचना कौन सी है? कार्डिया है, कार्डियक संकोचक है, या पाइलोरिक संकोचक है, या पाइलोरिक खंड है? तो इस क्वेश्चन को भी आप ही को बताना है। क्या होगा? आप ही को बताना है। किसमें बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इजी होते हैं और इजी क्वेश्चन आप करिए, टफ करने की भी कोशिश कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट 15 डेज में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप सभी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और फीस जमा करना नहीं भूलना है भाई। फीस जमा कैसे करते हैं? वीडियो को लाइक कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।